रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और यहाँ से अपनी पीपीटी को शो करते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनिकेत। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शिक्षा शास्त्र विषय से जो भी जितने टॉपिक हैं उनसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कशन किया था वो अंतः विषय अध्ययन था, जिसमें हमने इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी के बारे में जाना था। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों जरूरी है, रोल क्या है और उसके फायदे क्या हो सकते हैं। लेकिन जो लास्ट क्लास थी वो काफ़ी शॉर्ट थी और उसमें कुछ क्वेश्चन थे। लेकिन जब हम आज बात करेंगे तो आज थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि क्लास थोड़ी लॉन्ग होगी। क्योंकि मसला ये है कि अगर हम छोटे छोटे टॉपिक बनाएंगे तो जब से सेमेस्टर एग्जाम शुरू है तो कवर नहीं हो पाएगा। सो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक बने रहें। फिर कल की तरह लास्ट क्लास की तरह आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनको आप सॉल्व करके अपना स्कोर चेक कर लेंगे। अब मुद्दा ये है, जो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है, यहाँ से हमारी क्लास शुरू होगी। ठीक, सेकंड टॉपिक हमारा क्या है कि शिक्षा का अंतः विषय स्वरूप दर्शन शास्त्र के संदर्भ में। अब यहाँ पे आपको इसी तरह जैसे यहाँ पे आज क्लास में आप दर्शन शास्त्र के संदर्भ में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में यही चीज आपको मनोविज्ञान के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें चार चार टॉपिक है, अगर मैं उनके चार चार वीडियो बनाने पे लग गया तो मतलब चार चार टॉपिक है, 16 दिन हो जाएगा और उतने में तो आपके एग्जाम शुरू होके खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने एक ही टॉपिक में इनको कवर किया है। यानी एक है जैसे दर्शन शास्त्र के संदर्भ में, तो जितने भी इसके टॉपिक हैं उनको हम कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे सिंपल वे में आपको पहले फिलोसफी की डिफिनेशन समझा देते हैं। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन नहीं दी है। देखो, इसको एक सिंपल वे में कह सकते हैं कि दर्शन या फिलोसफी जो भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे उसका मुद्दा होता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी चीज को देखने समझने के लिए, कि आप किस तरीके से किसी चीज को लेते हो सीधे से। बाकी बुक में आपको डिफिनेशन मिल जाएंगे। अब हम अगर यहाँ के हिसाब से बात करें तो जब हम शिक्षा के क्षेत्र में इसको जोड़ते हैं तो ये किसी एक विषय की सीमा में नहीं बंधा रह जाता। जैसा मैंने भी आपको बताया कि कल क्लास में आपको कोई और टॉपिक मिलेगा इसी से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको दर्शन भी है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लैंग्वेज भी है। यानी हम एजुकेशन की जब बात होती है, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर एजुकेशन की, ठीक, तो यहाँ पे आपको सब मिलेगा। दर्शन शास्त्र भी पढ़ना रहेगा, यानी फिलोसफी भी, साइकोलॉजी भी, सोशियोलॉजी भी, सब चीज को। लेकिन अब दर्शन शास्त्र ही पढ़ना शुरुआत से जरूरी क्यों है? तो इसका पॉइंट ये है, क्योंकि यह क्या होता है कि शिक्षा की नींव है। और मैंने लास्ट क्लास में किसी क्लास में डिस्कशन किया था कि दर्शन और शिक्षा, ये कोटेशन आपको बुक में मिल जाएगी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हेड और टेल होता है सिक्का में, कि अगर हेड दोनों तरफ हेड और रहेगा तो भी सिक्का किसी काम का नहीं है, टेल टेल है तब भी किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे जो दर्शन और शिक्षा है वो दोनों ऐसे ही है, एक जैसे। यानी दोनों का होना जरूरी है। दोनों अगर एक भी गायब हो जाएगा तो प्रॉपरली वर्क नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि फिलोसफी इज द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, बिकॉज इट डिटर्मिनाइज क्या क्या चीजें आपको दिखाता है, या कौन सी चीजों पर फोकस करता है, तो क्या पढ़ाना है, यानी कौन सा नॉलेज आपको चाहिए। नॉलेज तो बहुत सारे हैं, बम बनाने के लिए भी है, आपका किस काम का है, नहीं ना। तो ये डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ाना है भाई, इसका पर्पज क्या है। जैसे हम पढ़ रहे हैं किस चीज के लिए, कि कल को हमें कोई रोजगार मिल जाए, हम किसी वोकेशन से जुड़ जाए। फिर कैसे पढ़ाना है, किस मेथड पे यूज करना है, और सबसे लास्ट पॉइंट आती है कि हमारे वैल्यूज क्या है, हमारी इथिक्स क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। तो ये सारी चीजें जो डिसाइड करता है, वो हमारा डिसाइड करने का काम करता है दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी। अब इसके जो होते हैं मेजर चार चीजें इसमें हैं जिनको आप पढ़ना है। इसीलिए मैंने इन सभी चीजों के ज्ञान, कारण, ठीक है, सॉरी ये दोनों एक में है, विश्वास और तर्कशीलता, इनको एक ही टॉपिक में कवर किया है। इनको मैंने अलग अलग नहीं रखा है। अलग अलग करता तो नो डाउट 2 से 5 मिनट की वीडियो बनती, लेकिन यहाँ पे हो सकता है 15 से 20 मिनट तक पीछे। लेकिन हाँ, ये है कि आपको एक ही वीडियो में ये चारों टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो दर्शन शास्त्र के अगर हम कहें तो जो मेजरली चार एलिमेंट हैं, ठीक, जो कि इसको क्या करते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के रूप में ले जाते हैं। तब हम इसी में एक एक को कवर करेंगे। जैसे हम बात करते हैं नॉलेज की, तो हम दर्शन में शास्त्र में देखेंगे कि ज्ञान का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जो अब इसका अर्थ निकल के आता है कि एक ट्रू, प्रमाणित हो और उचित रूप से स्थापित हो। अगर हम सीधे शब्दों में कहा जाए तो कोई एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण हो, कोई अनुभव हो, कोई तर्क हो, अवलोकन हो, जिसके द्वारा हम इस चीज को वेरीफाई कर सके, उस नॉलेज को, कि हाँ ये नॉलेज सही है। एक सिंपल लाइन में कहा जाए तो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। क्लियर है? यहाँ पे ज्ञान का अर्थ लिया जाता है दर्शन शास्त्र में इस रूप में।
आगे आते हैं, इसके रूप है कि अब इस चीज को हम जांचेंगे कैसे, वहां पे तो हमको बता दिया गया। तो सबसे पहले होता है इंपिरिकल यानी अनुभवजन, यानी आपकी बेसिक सेंसेस पे जो बेस होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि आपके जो 5 सेंसेस हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक, इनके बेसिस पे अगर हम बात कर दें, फिर आप तर्क करते हैं किसी चीज का कि यार ये भी तो कारण हो सकता है। जैसे अगर कोई दोस्त किसी दिन कॉलेज नहीं आता है आपका, तो कोई कहेगा अरे यार हो सकता है तबीयत खराब, अरे नहीं हो सकता है गेम खेल रहा, अरे नहीं हो सकता है कि वो किसी दोस्त के साथ घूमने गया है, तो आप तर्क कर रहे हैं। फिर आते ही आपके पास प्रमाणिक सोर्स आ जाता है, अथॉरिटी आ जाती है कि अब किसी ने बता दिया, किसी दोस्त ने देखा कि नहीं भाई वो तो नया पुल घूम रहा है, क्योंकि उसने देखा है और उसने पिक ले ली और आपको एक एविडेंस दे दिया, तो ये होता है कि विश्वसनीय स्रोत हो गया। और फिर लास्ट में आता है इंट्यूटिव, यानी कि आप जो अंतर मतलब आपके मन में जो चल रहा होता है एग्जैक्ट, तो इस लेवल पे तो फिलोसफर या हमारे साधु संत लोग पहुंच पाते हैं कि आपको बहुत गहन चिंतन करने की जरूरत होती है कि आप जो सोच रहे हैं वो फिर उस हर एस्पेक्ट से सही हो, गलत ना होने पाए। तो मेनली हम कह सकते हैं कि नॉलेज के जो है हम 4 रूप में ले सकते हैं कि एक एम्पिरिकल, रेशनल, अथॉरिटेटिव और इंट्यूटिव। अब ज्ञान की भूमिका क्या होती है शिक्षा में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा करिकुलम होता है उसका जो हम बनाते हैं निर्धारण ज्ञान के ही आधार पे होता है। अगर हमें नॉलेज ही नहीं है तो हम कैसे बना देंगे करिकुलम पढ़ने के लिए। फिर दूसरी चीज होती है कि ज्ञान ही यानी नॉलेज ही तय करता है कि कौन सा विषय शिक्षा का मूल होगा, यानी जो हम शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें से बेसिक्स चीजें क्या होंगी। जैसे अगर आप प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी, तो प्राइमरी एजुकेशन में देखिए जैसे एक होता है वैल्यू एजुकेशन, ठीक है, या हो गया मोरल एजुकेशन। इन चीजों पे फोकस क्यों ज्यादा किया जाता है, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। शुरुआत से ही आपको कैंची या साइंस की डिग्री क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि उस समझ आप उस चीजों को समझने के लिए आप छोटे हैं, या भी आपके समझ के वो बाहर की चीजें हैं। फिर तीसरी चीज क्या होती है कि यहीं पे अब हमारा जो टीचर का रोल शुरू होता है कि उस नॉलेज शिक्षक क्या करते हैं कि उस ज्ञान को क्या करता है कि एक सिस्टमेटिक रूप से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में किसके पास, छात्रों तक पहुंचाते हैं। कि जो नॉलेज है वो कौन पहुंचाएगा, एक टीचर ट्रांसमिट करेगा उस नॉलेज को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक सिस्टमेटिक तरीके से, किस तक, हम तक या आप तक। और फिर शिक्षा ज्ञान का क्या करती है, उसका उत्पादन करती है, उसका संरक्षण करती है और उसको प्रसरण करती है। यानी क्या करती है कि उसको बनाएगी, क्रिएट करेगी, देन उसको सेव करेगी कि आने वाली जनरेशन है उसको पाए। जैसे इसको सबसे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, हम आपको एक दूसरा एग्जांपल देते हैं कल्चर पे, ठीक है। जैसे हम लोग कई त्योहार मनाते हैं, जैसे एक त्योहार ले लेते हैं दिवाली। दिवाली त्योहार की उपज कहीं ना कहीं से हुई, तो हम मान लेते हैं कि भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटते हैं तो उनके आगमन की खुशी में क्या होता है कि दिए जलाए जाते हैं, ठीक। दिए जलाए गए, पौधा बन गया छोटा सा, घर जाने दो। दिए जलाए गए तो इस चीज की शुरू हुआ। अब इस चीज को क्या किया गया कि आने वाली जनरेशन के लिए क्या किया गया, सुरक्षित किया गया कि एक बार मनाया गया पहली बार, फिर सेकेंड उसी डेट पे, फिर थर्ड, इसी तरह एक सीक्वेंस चलने लगा और इसको सेव भी किया गया, बचाया गया। और फिर आपने क्या किया, पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन बाई जनरेशन इस चीज को ट्रांसफर किया। तो अगर सीधे शब्दों में इसको अगर वन लाइन कहा जाए कि शिक्षा में नॉलेज की क्या रोल होता है, तो इसको कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र शिक्षा में क्या पढ़ाया जाए, यानी सीधे सीधे दर्शन शास्त्र यह डिसाइड करता है कि पढ़ाया क्या जाना चाहिए, ठीक है। क्या पढ़ाया जाना चाहिए कि व्हाट टू टीच इन एजुकेशन। ये लाइन ध्यान दे लेना, अगर हिंदी में हो तो ऊपर वाली लाइन, और इंग्लिश वाली यहाँ पे ध्यान दो। इस चीज का जो डिसाइड लेने वाला है वो फिलोसफी करता है। चलो दूसरा टॉपिक है इसमें कारण, तर्क या रीजन। अब रीजन का अगर हम अर्थ की बात करें, तो जैसे भी मैं थोड़ी देर पहले एक बताया था कि तथ्यों, सिद्धांतों और तर्क के आधार पर सही निर्णय पे पहुंचना। यानी आपके पास जो फैक्ट्स होंगे, कोई फैक्ट होगा, ठीक, या आपके पास कोई थ्योरी होगी, या आपके पास कोई रीजन होगा। जैसे आप लोग मूवीज देखते होंगे, मार्वल की मूवीज, ठीक। मार्वल मूवीज में जैसे कोई नया जहाँ ट्रेलर ड्रॉप आउट हुआ किसी मूवी का, तो उस पर जितने भी यूट्यूब के ज्ञानी लोग बैठे हैं, ज्ञाता लोग, वो तुरंत क्या करेंगे, अपना अपना तर्क देना शुरू कर देंगे। अरे नहीं उसमें लोकी दिखा था, उसमें थॉर दिखा था, उसमें थेनोस दिखा था। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी ये सिद्धांत दे रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं, अपने अपने हिसाब से तर्क कर रहे हैं और तथ्यों को साबित कर रहे हैं।
लेकिन ये अनटिल सही तब नहीं होता जब तक वो किसी राइट डिसीजन तक ना पहुंच जाए या उसका एक कंक्लूड निष्कर्ष ना आ जाए कि हाँ जो जरूरी है। अब इसमें एक चीज और होती है कि ये क्या करता है कि आपके इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन को फिक्स करता है, एनालिसिस करता है, और कह सकते हैं कि ये मेनली जो वर्क करता है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा बौद्धिक रूप से अनुशासित हो, कितना अच्छा आप एनालिसिस कर सकते हैं, या किसी चीज का किस तरीके से तार्किकता के रूप में ले जा सकते हैं। बहस नहीं करना किसी से, एक तर्क देना है, अपनी बात रखने का एक पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे वो कहा जा रहा है। अब इसकी भूमिका रोल क्या हो सकता है अगर हम कहें तो देखो सबसे बड़ी चीज है कि इस चीज से देखो हमेशा बचना, चाहे जिस लेवल के आप हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हो, या नेट की तैयारी करो, एनी हाउ ये रटने वाली प्रवृत्ति से बचो। क्योंकि जब आप किसी चीज को रीजनली सोचने लग जाते हो तो वो चीजें आपके लिए ज्यादा इजी हो जाती हैं, कह सकते हैं कि वो ज्यादा आसान हो जाती हैं, सुगम हो जाती हैं, और समझने के लिए अरे ये तो इसका नहीं समझ में आ रहा क्या समस्या है, फिर अरे भाई नहीं नहीं ऐसे नहीं काम चलता, ठीक है, सुगम लिखने में बुरा मान गया भाई साहब, तो सुगम हो जाती, तो चीजें आपके लिए आसान बन जाती है जब आप तर्क करते हैं। और जब आप तर्क करते हैं तो आप उसका लॉजिक देते हैं, आप अपना कॉन्सेप्ट रखते हैं, अपनी बात रखते हैं पॉइंट के आधार पे, तो वो चीजें हमेशा चलती हैं बजाय रटने की। रटने वाली चीजें आप पढ़ा रटा भूल गए, बस सीधा सा है, जैसे एग्जाम आता है आप लोग रटना शुरू करेंगे, 2-4 दिन पढ़ेंगे, एग्जाम में अगर सेम चीज आ गई तो ठीक है, बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर हल्ले हल्ले। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इंक्वायरी बेस्ड हमारी लर्निंग होती है उसको प्रमोट किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, सैक्रोटिक मेथड हो गया। सैक्रोटिक मेथड में क्या होता है बता देता हूँ। इंक्वायरी मतलब होता है पूछताछ करना, जैसे आपके सीनियर्स मिल जाए उनसे आप किसी टॉपिक पे बात करिए, पूछिए उनसे कि सर इस चीज को कैसे किया जा सकता है या इसका क्या कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम सॉल्व करना कि आप उसे खुद फेस कर रहे हैं। सोक्रेटिक मेथड क्या होता है, क्वेश्चन की एक विद्वान थे, उनका नाम था सुकरात, वो उन्हीं के नाम पे पड़ा है इस मेथड का। वो क्या करते थे, किसी चौराहे पे खड़े हो जाते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे, पहले लोगों को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करते थे, और जब लोग अट्रैक्ट हो जाते थे देन उनसे वो क्वेश्चंस करते थे, और ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर उन्हें पता नहीं लेकिन उसे पता है, तो उसे लोगों को जस्टिफाई भी तो करना है, तो वो क्वेश्चन करना था। उसका मेन मुद्दा ये था कि आपको प्रश्न करना आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज ये नहीं कि आपको उत्तर लिख आ रहा है, नहीं नहीं, उससे भी पहले जरूरी कि आपको प्रश्न करना आना चाहिए। जब तक आप प्रश्न करना नहीं सीखेंगे आप सही से उत्तर नहीं लिख पाएंगे। और इसीलिए हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि 2020 उसमें क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर पे ज्यादा फोकस किया गया है। और इसी चीज को यानी जब हम रीजन की बात करते हैं, पाठ्य पुस्तक के जो कंटेंट होता है उसको समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए और इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। अब अगर हम कह देते हैं रीजन दर्शन के हिसाब से देखें तो दर्शन का जो रीजन है वो शिक्षा के साइंटिफिक और क्या करते हैं कि चिंतनशील को, अभी देखो दिमाग में नहीं आ रहा है, एक तरह कह सकते हो कि वैज्ञानिक और चिंतनशील दिशा देता है। यानी वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है, एक सीधे शब्दों में बता देते हैं कि आप प्रमाणित कर दे रहे हैं किसी चीज को, आपके पास उसका प्रूफ है, एविडेंस है कि हाँ ये बात सही है, तो उस तरफ ले जाती है। अब हम बिलीफ की बात करते हैं तो देखो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बिलीफ मतलब सीधी सी बात है कि जिसे व्यक्ति सत्य मानता हो, कि आप सही मानते हैं, भले वो प्रमाणित हो या ना हो, जस्टिफाइड हो या ना हो। जैसे हम लोग के मैं धर्म पे बात नहीं करूंगा, एक सिंपल सा है, जैसे हम लोग के यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि गंगा माँ मोक्षदायिनी है। अब किसी ने देखा नहीं है लेकिन ये हमारा बिलीफ है कि हम ऐसे वहां पे जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। देखा भले किसी ने, लेकिन ये हमारा बिलीफ है, वो प्रमाणित है या नहीं उससे नहीं मतलब है। या हम कह सकते हैं कि चार धाम की अगर हम यात्रा करते हैं तो हमारी चीजें सरल हो जाएंगी, या हमारे लिए जीवन में जो कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। तो ये क्या है, आपका बिलीफ है। देखा या सुना हम नहीं जानते, लेकिन सीधे शब्दों में करें, बिलीफ क्या होता है कि ये चीज नहीं देखता कि सामने वाली चीज वेरीफाइड है या नहीं। जैसे आपकी मित्रता, और बेसिक बता देते हैं, आपकी मित्रता की बात करें, तो आपका दोस्त है तो उस पर आप अंधा भरोसा करते हैं कि नहीं वो तो कर ही नहीं सकता, भले वो किया हो, लेकिन चूंकि आपका मित्र है तो आप मानेंगे ही नहीं। अब इसमें क्या है, बिलीफ क्या है, नॉलेज से भिन्न हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि देखो ज्ञान क्या होता है, सही और सत्यापित होता है, वो वेरीफाइड होता है। आपको कोई ऐसा ज्ञान नहीं दिया जाएगा जो वेरीफाइड नहीं हो, क्योंकि उसकी प्रामाणिकता की जांच की जाती है। जबकि बिलीफ क्या होता है, वो इंडिविजुअल होता है, कल्चरल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
इस पे कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि मित्रता ये व्यक्तिगत हो गई, गंगा हमारे लिए मोक्षदायिनी है, ये हमारा कल्चरल हो गया, या किसी से आपका जुड़ाव है तो उससे इमोशनली आप अटैच हो गए, तो वहां पे बिलीफ आपका कि नहीं वो मेरा साथी है, वो मेरा प्रीतम है, वो मेरा दोस्त है, वो गलत कर ही नहीं सकता। ये कॉन्सेप्ट होता है बिलीफ का, ठीक। देन अब इसकी क्या भूमिका है शिक्षा के लिए या शिक्षा में? तो जो हमारी एजुकेशनल अजम्पशंस हैं उसमें क्या है कि बच्चों का जो व्यवहार है और जो सीखने को कैसे प्रभावित करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी बच्चा है जन्म से सक्षम है। यह एक बिलीफ है, ठीक है, कि हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी ऐसा सिंगल चाइल्ड नहीं है कि जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रोसेस ना कर सकता हो। हम ये मान के चलते हैं, इवन कई साइंटिस्ट इन्होंने थ्योरी इस पे बनाई है, आप लोग आगे पढ़ेंगे अभी नहीं। इवन कई साइंटिफिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि आप मुझे 100 बच्चे दो और कल को आप जो चाहोगे मैं बना के दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर। उनका कॉन्सेप्ट है, उन्होंने इस चीज को प्रमाणित भी किया है। तो ये उनका विश्वास था ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे जन्म से ही सक्षम है, और यह एक बिलीफ ही है जो उनकी टीचिंग स्टाइल को चेंज कर देता है। और समाज में बिलीफ ही शिक्षा प्रणाली के लक्ष्य को ही तय करती कि जिस समाज में जिस चीज का ज्यादा बिलीफ होगा, अगर किसी समाज में धर्म का बोलबाला है तो वहाँ जो शिक्षा होगी वो धार्मिक होगी। किसी में अगर तानाशाही का चल रहा है कि नहीं बंदूक के नोक पे काम होगा, तो वहां की शिक्षा भी उसी तरह की होगी। अगर कहीं पे अनुशासन का बोलबाला है तो अनुशासन के हिसाब से चलेगी, कहीं पे मोरल वैल्यूज पे तो मोरल वैल्यूज पे चलेगी। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि बिलीफ क्या है, शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य तय करती है। अब इसमें क्या चीजें आ जाती हैं कि समानता आ जाती है, धर्म धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र जैसी मान्यताएं। अब अगर हम इसको और सीधे कहें तो बिलीफ से आपको वैल्यू एजुकेशन, मोरल एजुकेशन और कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम किसी को पहले से बुरा नहीं मान के चलते हैं। हमारा ये बिलीफ होता है कि सामने वाले के अंदर वैल्यू है, हम उसे मोरली बना सकते हैं, उसके कैरेक्टर को डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब अगर इसको हम बिलीफ के मूल्य के आधार पर देखें तो ये क्या करता है, जो बिलीफ हमारा शिक्षा के मूल्य, आधार और उद्देश्यों को आकार देता है। देखो एक बार मैं पीछे चल के तीनों चीजें आपको दिखा देता हूँ, तो डाउट ना हो कि यह फिल्म करते क्या है। यहाँ से चलते हैं। जैसे हम आते हैं दर्शन में। दर्शन क्या आपको बताता है कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना। दर्शन ये चीज कहता है। तर्क क्या कहता है, रीजन क्या कहता है कि शिक्षा को हम क्या करेंगे, वैज्ञानिक और चिंतनशील दिशा देंगे, साइंटिफिक और थिंकिंग प्रोसेस में, या कह सकते हो क्रिटिकल थिंकिंग। और जब हम इसी तरह बिलीफ की बात करेंगे तो बिलीफ क्या करता है कि मूल्यों की बात करता है, वैल्यू एजुकेशन या गोल्स को एक मोडिफाइड करता है या एक फॉर्म देता है। तो ये चीज हो गया बिलीफ। अब बात करते हैं तर्कशीलता यानी रेशनैलिटी की। अब तर्क से रीजन से ये अलग क्यों, पहले ये चीज जान लो। देखो रीजन में हमारे पास क्या था कि एक वेरीफाई डेटा नहीं होता है हमारे पास। अगर कोई दे दिया इन रेयर केस, जैसे मैंने कहा ना कि आपके दोस्त ने कहा कि नहीं मैंने उसको वहां पे देखा था, लेकिन अगर उसके अंदर प्रूफ नहीं लिया तो ये कोई डेटा नहीं माना जाएगा, वो भी कि हाँ तुमने देखा था और गए पता चला वहां ना मिला। लेकिन जब हम तर्कशीलता की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो प्रमाण है उनको भी आप इवेल्युएट करते हैं, कि आपके पास जो भी डेटा है आप उसको रीचेक करेंगे कि क्या ये सही है गलत है। और सही गलत का जो तार्किक अंतर होता है वो डेटा के बेस पे ही, आपके पास मल्टीपल डेटा है, ठीक है, तो उनका आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, और फिर जो डिसीजन लेंगे इसी पे अपने तर्क, डेटा और इसको क्या करेंगे कंसिस्टेंसी के आधार पे यूज करके आप अपना डिसीजन लेंगे। यानी तर्क से ही देख लो कितना अलग हो गया। तर्क में क्या था कि ना तो डेटा था आपके पास, ना कंसिस्टेंसी थी। यहाँ पे आपके पास एक डेटा है, आप उनका भी इवेल्युएशन करेंगे, उनको भी चेक करेंगे कि ये सही है या गलत। जैसे मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको कहीं सर्च करें, अगर सेम चीजें मिलती हैं तब आप कहेंगे कि हाँ ये चीजें सही है। तो तीन जगह है या कुछ मिलती हैं, अब बिल्कुल नहीं मिले, पता चला कि मैं कुछ और बता रहा हूँ, उस चीज को कोई कुछ और बता रहा, तो गलत हो जाएगा। तो ये होता है तर्कशीलता, कि आप उसकी जांच करते हैं डेटा के बेसिस पे। अब अगर हम शिक्षा में इसकी भूमिका को देख ले तो ये क्या करता है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्री थॉट आपको देता है, और आत्मनियंत्रित यानी सेल्फ कंट्रोल्ड लर्निंग का विकास करने में ये हेल्प करता है। क्योंकि आपके पास तो एक सबसे बड़ी चीज है ना कि डेटा है। अब डेटा के बेस पे आप उसको चेक करते हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि आप साइंटिफिक दृष्टिकोण भी आपका बन रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू, आप फ्रीली थॉट्स आ रहे हैं, और आप सेल्फ कंट्रोल भी हैं, जिसमें से आप क्या करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग या रिफ्लेक्टिव टीचिंग का भी डेवलपमेंट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि दूसरी चीज कि लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए आवश्यक विवेक भी विकसित किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक लोगों के लोकतांत्रिक होने से कि
सर्वधन हिताय सर्वधन सुखाय हो सही हो जाएगा, नहीं। उसके लिए सबको उस तरह की सोच रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया ना कि किसी समाज में धर्म का बोलबाला है तो वहाँ धार्मिक शिक्षा हो सकती है, किसी समाज में बल का बोलबाला है तो ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो आपको बलिष्ठ बनाने का काम आएगी, किसी समुदाय में अगर रोजगार का है तो रोजगार परक वाली शिक्षाएं दी जाएंगी। तो ये चीजें यहाँ पे होती हैं और यही कारण है, इस चीज को जरूर ध्यान देना। आप लोग एनईपी जरूर पढ़ लेना। नो डाउट एनईपी के क्वेश्चन हर जगह आजकल आ रहे हैं। एनईपी 2020 जरूर पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें ये सारी चीजों पे बहुत फोकस किया गया, इसीलिए जो आपको न्यू सिलेबस है, पहले ये सिलेबस नहीं था, इवन हर सब्जेक्ट का चेंज हुआ है। पर एजुकेशन वालों को थोड़ी ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसमें जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, रीजनलिटी, ये सारी चीजें। अब रीजनलिटी की जो एक लाइन में अगर हम इसको डिफाइन करें, रीजनलिटी को, सॉरी, तो ये शिक्षा क्या करते हैं कि मॉडर्न साइंटिफिक और एक ह्यूमन, ऐसा नहीं कि आपको जानवर बनाना है, एनिमल नहीं, हम आपको आधुनिक यानी मॉडर्न की ओर ले जा रहे हैं, साथ में साइंटिफिक मेथड को भी यूज कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपके ह्यूमैनिटी को भी एक सही दिशा दे रहे हैं, सही डायरेक्शन दे रहे हैं। उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हमें उसको बचा के रखना है। अब हम इसको अगर कंक्लूड कर दें थोड़ा सा, कि जो शिक्षा का अंत विषय स्वरूप है यानी इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन है, अगर दर्शन स्वरूप दर्शन के माध्यम से देखें तो दर्शन शिक्षा की विचारधारा है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर शिक्षा हो जाएगा तो ऊपर दर्शन हो जाएगा। और मैं कल भी क्लास में बताया था कि दर्शन जो होता है वो सोचने का काम करते हैं। यार ये क्या हो रहा है, क्या समस्या है भाई आपकी? दर्शन जो होता है वो सोचने का काम करता है, सोचने का काम, फिर हाँ समस्या है, इसको सही कराना पड़ेगा। चलो यहाँ बता देते हैं। सोचने का जब ये काम करता है और उस चीज को रियल लाइफ में अप्लाई करने का काम जो करता है वो हमारा एजुकेशन करेगा, उसको अप्लाई करने का। ऐसे समझ लो कि घर में कोई पापा एक तो कानून बना दिए कि 4 बजे के बाद बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। अब ये पॉसिबली है या नहीं सही है, इसका जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक सही नहीं पता चलेगा। अब फिर ये हो गया दर्शन का। हम अब नेक्स्ट मनोविज्ञान पे आएंगे अगली क्लास में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा है कि मनोविज्ञान क्या होता है, आपकी सीखने की प्रक्रिया को बताने, लर्निंग प्रोसेस समझाता है। हम समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो ये सोशल का स्ट्रक्चर बताता है। राजनीतिक शिक्षा क्या करें तो ये आपके अधिकारों को जानने की बात करती है, आपके राइट्स क्या है उन चीजों पे आती है। अर्थशास्त्र शिक्षा क्या होता है, आपको संसाधन देना है। देखो एक चीज जान लो, इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, ये सबसे नीचे वाला, ऊपर की सभी चीजें व्यर्थ हैं अगर आपके पास अर्थ नहीं है। विचार से आप क्या कर लेंगे, उस चीज को अप्लाई करने के लिए पैसा चाहिए ना। अगर आप नियम का बना रहे हैं, सब पे लागू करना चाह रहे हैं, तो आपके पास चीजें तो होनी चाहिए ना। तो ये बहुत जरूरी है। अब लेकिन दर्शन शास्त्र है, अब इसमें एक पॉइंट और है कि जो सारे अंतिम हमारे लास्ट क्वेश्चन होते हैं जहां पे हम आके रुक जाते हैं, जो कोई आंसर नहीं दे पाता, वो हमारी फिलोसफी ही देती है। शिक्षा क्यों, वाई, एजुकेशन हम क्यों दें, ठीक, किसके लिए दें, ठीक है, क्या पढ़ाना है, किस मूल्य के आधार पर, एक वैल्यू, हमारे वैल्यूज क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे 4-5 क्वेश्चन है ना, कि शिक्षा क्यों है, किसके लिए है, क्या पढ़ाना है, किस मूल्य के आधार पर, किस उद्देश्य के आधार पे, तो इसके लिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा अंत विषय स्वरूप में अपने मूल रूप में, हम ध्यान देना कह रहे हैं कि उसके मूल रूप में वो दार्शनिक है। और हमेशा ध्यान देना है कि शिक्षा का जो पहला रूप है वो दार्शनिक ही है, देन शिक्षा आती है। और इसको जैसे मैंने कहा ना कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल का आपको एग्जांपल दे रखा है। इसको और सिंपल वे में समझा देता हूँ कि दर्शन सोचने समझने का सारा काम, ठीक है, यानी एक समझ कर लो कि थ्योरेटिकल आइडिया जितना आता है वो फिलोसफी देती है, और वो उस थ्योरेटिकल आइडिया को रियल लाइफ में अप्लाई करती है हमारी एजुकेशन यानी शिक्षा, कि ये चीज सही है या गलत, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। यानी एक तरह से कोई चीज बनाएगी हमारी फिलोसफी और इस चीज को चेक करेगी हमारी एजुकेशन। अगर वो सही साबित हो गया देन कंटिन्यू, नहीं हुआ तो रिटर्न आ जाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सेशन पे। आज भी 5 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है नॉलेज को लेके है कि शिक्षा में ज्ञान का दार्शनिक दृष्टिकोण किस पर केंद्रित होता है। यानी कह सकते हैं कि हम पूछ रहे हैं आपसे कि जो हमारा नॉलेज होता है वो एजुकेशन फोकस ऑन किस चीज पे फोकस करता है, कि केवल मेमोराइजिंग पे, या अंडरस्टैंडिंग द नेचर फॉर एक्यूरेट एंड रिलायबल नॉलेज, या छात्रों को हम यह कह सकते हैं कि गिविंग स्टूडेंट मोर होमवर्क, पहले मिलता था अब तो पता नहीं है,
ओनली एग्जाम बेस्ड लर्निंग। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ये जाएगा। आप लोग अपना मिला लेना कि किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, जैसे पढ़ना आंसर टाइप कर देना। ये नहीं कि वीडियो बढ़ा के देख लेना कि नहीं सर ने भी मारा है तो मान मान लेते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा तर्क से है कि तर्क का उपयोग किस उद्देश्य से होता है। जैसे कि एक्सेप्टिंग फैक्ट्स विदाउट थिंकिंग, यानी किसी भी तथ्य को बिना सोचे समझे मान लेना। तार्किक सोच और विश्लेषण क्षमता विकसित करना, डेवलपिंग लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज। या प्रमोटिंग सुपर सिचुएशन, या कह सकते हो अंधविश्वास को बढ़ाना देना। या केवल भावनाओं पे यानी रिलाइंग सोली इमोशंस। तो ये चीजें जान लो कि जब हम तर्क की बात करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि बिना सोचे समझे तो हम मानेंगे ना, हम डिस्कशन तो करेंगे ना। दो लोग अगर हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि एक दोस्त आपका क्लास में नहीं आता है तो चार दोस्त डिस्कशन कर ले, यार क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया, चार कारण बताते हैं। अंधविश्वास जैसी चीजों पे कोई तर्क बिल्कुल नहीं होगा, आप सीधे वहां से अवॉइड हो जाएंगे। आप केवल अपने इमोशंस पे भरोसा नहीं कर सकते, बचा क्या कि तार्किक सोच और विश्लेषण क्षमता को डेवलपमेंट करने के लिए। अब अगर हम बिलीफ की बात करें तो बिलीफ और नॉलेज का क्या संबंध है, यहाँ पे देखो हम वो कर रहे हैं। और इसका एक सिंपल सा आपको एक ट्रिक बताते हैं कि जब किसी क्वेश्चंस में उसका जो ऑप्शन है वो बहुत बड़ा हो जाए, तो हर बार तो नहीं लेकिन कई बार वो जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन होता है वो सही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बिलीफ और नॉलेज। पहला ऑप्शन है कि दोनों एक ही चीजें हैं, बिलीफ एंड नॉलेज आर द सेम थिंग, तो नहीं है। मैं अभी बता चुका हूँ, अगर सेम थिंग होती तो पढ़ाया क्यों जाता। हर विश्वास स्वतः है ज्ञान बन जाता है, कहा जा रहा है कि एवरी बिलीफ ऑटोमेटिकली बिकम नॉलेज, तो ये भी नहीं सही है, क्योंकि बिलीफ व्यक्तिगत भी होता है और व्यक्तिगत बिलीफ सही हो जाए ये जरूरी नहीं है। फिर हमारा तीसरा है कि विश्वास शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है और उसे तर्क और प्रमाण से परखा जाता है। तो देखो ये हमारा राइट आंसर है कि इसको हम तर्क और प्रमाण से परखते हैं, किसके बेसिस पे लॉजिक एंड एविडेंस के बेस पे। और विश्वास का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, बिलीफ इज नो कंसर्न टू एजुकेशन। यहाँ पे हम संबंध की बात कर रहे हैं, संबंध तो है, ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते संबंध नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेशनैलिटी यानी शिक्षा का आवश्यक हिस्सा क्यों है। क्योंकि यह अंधानुकरण को प्रोत्साहित करता है, ब्लाइंड लिमिटेशन को आप फॉलो करते हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं। क्योंकि यह छात्रों को बिना प्रमाण के विचार करने के स्वीकारने देती है। फिर वही सेम चीज हो गई थोड़ा सा बदल के कि इट्स अलाउड टू एक्सेप्ट आइडियाज विदाउट प्रूफ, नहीं हमें ये भी नहीं करना है, यानी बी भी गलत हो गया हमारा। फिर लास्ट ऑप्शन ये थोड़ा पिछले से मिलता जुलता है, तो ऐसे क्वेश्चन पकड़ के तुरंत उस ऑप्शन को बाहर कर देना, क्योंकि यह केवल भावनात्मक सीखने को बढ़ाती है, नहीं। पर्सनैलिटी में भावनात्मक का काम ही नहीं है। हमने कहा था कि आपके पास डेटा होगा, आप उसको भी जांचेंगे जो आपके पास डेटा है। तो अब बचा ऑप्शन यहाँ पे सी है, क्योंकि यह वैज्ञानिक नैतिक और सामाजिक निर्णय लेने में मदद करती है, यानी बिकॉज इट सेल्फ मेकिंग साइंटिफिक मोरल एंड सोशल डिसीजंस। लास्ट क्वेश्चन है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर को, तो उसमें हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा का इंटरडिसिप्लिनरी नेचर फिलोसफी से क्या सीखता है। यानी पूछा जा रहा है कि जो ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है फिलोसफी से वो क्या सीखता है। जैसे हम पूछ लें आप लोगों से कि आपने हमसे क्या सीखा, तो ये वही चीज है, उसी तरह का क्वेश्चन है। विषयों को अलग अलग पढ़ाना, टीच सब्जेक्ट से सेपरेटली। या ज्ञान विश्वास और तर्क को जोड़ के सीखने की व्यापकता को बढ़ाना, यानी इंक्रीज द ब्रेडेथ ऑफ लर्निंग बाई कनेक्टिंग नॉलेज बिलीफ एंड रीजनिंग। या ज्ञान को केवल पुस्तकों तक सीमित रखना, लिमिटिंग नॉलेज टू बुक ओनली। या छात्रों को अपने विचार न बनाने दें। देखो एक हमेशा एक चीज और याद रखना कि ऐसे ऑप्शंस जो आंसर हो ही नहीं सकते उनको तुरंत, भाई छात्रों का अगर विचार ही नहीं बनेगा तो कोई काम कहाँ से करेंगे, बस इसको तुरंत बाहर कर दो। अब बचे तीन। अब तीन में देखो इंटरडिसिप्लिनरी 3 दिन से ये टॉपिक चल रहा है, इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि विषयों को हमें अलग अलग नहीं पढ़ाना है, हमको उनको एक एक करके जोड़ के पढ़ाना है। और मैंने डिफिनेशन से बताया था कि मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2। ज्ञान को केवल आप पुस्तकों तक भी नहीं सीमित रख सकते, अगर आप पुस्तकों तक सीमित रखेंगे तो जो अनपढ़ है वो कैसे सीखेगा, ओरल रूप से भी तो सीखना होता है, तो ये भी नहीं है। अब बचा क्या कि नॉलेज को हम जब हम इन चीजों से कंबाइन कर देते हैं, किसको, ज्ञान विश्वास और तर्क को जोड़ के सीखते हैं, तो ये हो गया। अब लास्ट क्लास में मैं भूल गया था रेफरेंसेस देना। अब ये देखो ये मैंने यहाँ पे आपको सारे रेफरेंसेस दे रखे हैं, मैंने ये चीजें जो आपको मैटर पढ़ाया है ये मैंने यहाँ यहाँ से लिया है। तो यहाँ से इससे क्या है ना कि मैंने दिया है एविडेंस, आपको ये एविडेंस देना जरूरी होता है कि आप बताएं कि हाँ आप कल को जाके ढूंढो तो ये नहीं कहोगे सर ने हवा में फेंक दिया था कुछ भी अपने मन से, नहीं। ये प्रॉपर मैंने यहाँ यहाँ से चीजें उठाई है
और आप भी जब कोई चीज़ पढ़ो तो उसका एविडेंस जरूर रखो कि आपने वो चीज़ें कहाँ से पढ़ी हैं। अगले टॉपिक में, सॉरी, क्लास में हम अगला टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो मनोविज्ञान के लिए होगा, और वो शायद लंबा चलेगा क्योंकि उसमें थोड़ा साइकोलॉजी की थ्योरीज हैं। तो वो हो सकता है कि 2 या 3 सेक्शन में चले, लेकिन उसके बाद के टॉपिक छोटे हैं। और आज हो गई 6 तारीख, होपफुली कि 10 या 11 तक मैं ये पूरा टॉपिक कवर कर दूंगा। प्रैक्टिस सेशन भी ऐसे चलेगा, और 2-3 दिन एग्जाम के पहले, अगर कहें तो 13, 14, 15 को आपको कम से कम 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिकली करा दूंगा, माइनर वालों के लिए। मेजर वालों के लिए तो थ्योरेटिकल ही चलेगा पूरा, उनके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है नहीं। ये मोस्टली माइनर वालों के लिए है, तो इसको ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका एक शेयर मुझे और इनकरेज करेगा, एक सब्सक्राइबर मुझे और भरोसा दिलाएगा कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं आगे इसको और सुधार सकता हूँ और आगे ले जाऊँगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नहीं समझ में आ रहा है तो बताएं, मैं उस चीज़ों को सुधारने की पूरी कोशिश करूँ। सो थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।